दोस्तों, क्या एक 19 साला लड़का जो रोम का पहला एम्परर बना, क्या ये रोम को बचा सकता है? दोस्तों, इमेजिन करें 19 साल का एक लड़का जिसके आस-पास दुनिया जल रही है। इसका अडॉप्टिव फादर जूलियस सीजर, जिसको हाल ही में कत्ल कर दिया गया। पूरा रोम इस वक्त सिविल वॉर के किनारे पर खड़ा है। और फिर एक दिन इसको एक ख़त दिया जाता है, एक ख़त मिलता है और इस ख़त में ये लिखा है कि तुम सीज़र के वारिस हो। क्या ये टीनेजर रोम को बचा सकता है या इवन बदलने की कोशिश कर सकता है? ये कहानी है गायस ओक्टावियस की, जो दुनिया का सबसे पहला और सबसे ताकतवर रोमन एम्परर बना। ये कहानी है एक पॉलिटिकल जीनियस की और एक ऐसे निज़ाम की जिसने अगले 200 साल तक पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस किया। आज दोस्तों हम देखेंगे कि कैसे अगस्तस का राइज हुआ, रोम को एक रिपब्लिक से एक एम्पायर में इसने तब्दील किया। चैप्टर 1 दोस्तों, रिपब्लिक का खात्मा। जूलियस सीजर को मारने के बाद जो उसके कंस्पिरेटर्स थे जिसने उसको मारा, वो ये सोचने लगे कि अब आज़ादी हासिल हो गई, मगर असल में वो सिर्फ एक पावर वैक्यूम क्रिएट कर रहे थे। रोम के सामने अब सिर्फ दो रास्ते थे, एक पुरानी, कमज़ोर और एक टूटी फूटी रिपब्लिक, दूसरा एक नया, मजबूत, सेंट्रलाइज सिस्टम। और वहाँ से उभरने वाला एक टीनेजर, ओक्टावियन की अगर हम शोहरत की बात करें तो जब ये रोम वापस आता है तो वो बहुत बीमार और कमज़ोर हो जाता है, इसका जिस्म बहुत कमज़ोर हो जाता है, मगर ज़हनी तौर पर ये एक स्टील जैसा बहुत ही सख्त दिमाग का इंसान होता है, जो कि सीज़र का लीगल वारिस था, सीज़र के फैंस और फौजियों का फेवरेट और बहुत ही पेशेंट स्ट्रैटेजिस्ट था। ओक्टावियन को एक ही चीज़ मालूम थी, पावर डंडे से नहीं परसेप्शन से मिलती है। चैप्टर 2, सेकंड त्रिमविरते। मार्क एंथनी, ओक्टावियन और लपीडस। 44 BC के बाद ताकत 3 लोगों ने मिलकर बनाई रोम में। मार्क एंथनी, जो कि सीज़र का दोस्त था और एक एक्सपीरियंस्ड जनरल था। ओक्टावियन, जो कि सीज़र का वारिस था, और लपीडस, जो एक सीनियर पॉलिटिकल फिगर था। ये तीनों मिलकर बनाते हैं सेकंड त्रिमविरते। लेकिन दोस्तों, ये जो अलायंस था ये ज़ोर से नहीं बल्कि ज़रूरत के तहत बना था। इस अलायंस ने अपनी ताकत को मजबूत बनाने के लिए जितने भी पब्लिक एनिमीज़ थे या इनको लगता था जो कि इनके अगेंस्ट हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई। इस लिस्ट की वजह से कई मशहूर लोग मारे गए, जिसे रिपब्लिक का लास्ट गैस्प ऑफ टेरर भी कहा जाता है। इनके सबसे बड़े टारगेट जो थे इस लिस्ट के मुताबिक, वो ब्रूटस और कैसियस थे, सीज़र के कातिल। दोस्तों, इस सब के बाद होती है फिलिपी की जंग, जो कि 42 BCE में। फिलिपी का जो मैदान था, इसमें त्रिमविरते वर्सेस सीज़र के कातिल, ये जंग थी। और इस जंग का नतीजा क्या निकलता है? ब्रूटस और कैसियस दोनों खुदकुशी कर लेते हैं। रिपब्लिक की जो पुरानी ऑपोजिशन थी वो अब मिट जाती है। एंथनी और ओक्टावियन एक ताकतवर कुव्वत बन के सामने आते हैं। चैप्टर 3, ओक्टावियन वर्सेस एंथनी, दोस्ती से जंग का सफ़र। फिलिपी की जंग के बाद ताकत अब बढ़ जाती है। एंथनी मशरिक़ की तरफ, जिसमें इजिप्ट, सीरिया और ग्रीस शामिल हैं, इसको संभालने लगता है, और ओक्टावियन मगरिब की तरफ, जिसमें इटली, स्पेन, गॉल, ये सारे रीजन आते हैं। लेकिन दोस्तों,
एंथनी की ज़िंदगी में अब एक नई एंट्री हुई है, अब एक नया चैप्टर शुरू हुआ है जिसका नाम है क्लियोपेट्रा द सेवेंथ, जो इस वक्त इजिप्ट की रानी थी। इन दोनों का अफेयर पूरे रोम के लिए एक स्कैंडल बन जाता है। एंथनी इजिप्ट, इस अफेयर की वजह से एंथनी जो है वो अब इजिप्ट में रहने लगता है। ओक्टावियन जो है वो रोम में और ज़्यादा सपोर्ट हासिल करने लगता है, इसकी मार्क एंथनी की एब्सेंस की वजह से, ना होने की वजह से। दोस्तों, ओक्टावियन जो था वो तो प्रोपेगेंडे का उस्ताद माना जाता था। उसने एंथनी को ऐसा पोर्ट्रे किया कि ये जो एक रोमन जनरल है, ये इजिप्शियन क्वीन के जाल में फंस गया है। ये जो है ये रोम को बेचकर अलेक्जेंड्रिया में एक लग्जरी की ज़िंदगी गुजार रहा है। क्लियोपेट्रा के जो बच्चे हैं या उसका जो बेटा है काइसेरियन, उसको ये नेक्स्ट रोमन किंग बनाना चाहता है। ये नैरेटिव रोम की आवाम को ऑफ कोर्स बहुत ही जल्दी कबूल कर लिया उन्होंने, क्योंकि उनको ये अच्छा नहीं लगा। अब जंग को कोई रोक नहीं सकता था। चैप्टर 4 एक्टियम 31 BCE, एक आखिरी एंड फाइनल जंग। दोस्तों, आयोनियन सी के पास एक्टियम के इसका जो समुद्री इलाका था, इसमें ओक्टावियन की नेवी, जिसको एग्रीपा, जो इसका एक जनरल था, वो कमांड कर रहा था, वो ओक्टावियन की नेवी लेके आता है और एंथनी और क्लियोपेट्रा की जो नेवी है उससे टकराता है। और ऑफ कोर्स अब जंग शुरू हो चुकी है। देखते ही देखते एंथनी की जो फ्लीट है, जो इसके जहाज़ हैं, वो डूबना शुरू हो गए हैं, टूटना शुरू हो गए हैं। क्लियोपेट्रा अपने जहाज़ों के साथ पहले यहाँ से भाग जाती है, एंथनी इसके पीछे भागता है और इस तरह पूरा मैदान ओक्टावियन जीत लेता है। नतीजा, एंथनी और क्लियोपेट्रा इजिप्ट भाग जाते हैं, जहाँ वो दोनों आखिरकार डिसहार्ट होके जंग हारने की वजह से खुदकुशी कर लेते हैं। और ओक्टावियन, जो कि सिर्फ 32 साल की उम्र का था, अब रोम का अनडिस्प्यूटेड रूलर, लीडर बन चुका है। चैप्टर 5 अगस्टस। दोस्तों, 27 BCE में ओक्टावियन सेनेट के सामने जाता है और ये कहता है कि मैं अपनी सारी ताकत रोमन सेनेट को वापस करता हूँ। सेनेटर्स पैनिक में आ जाते हैं कि अगर ओक्टावियन चला गया तो फिर सिविल वॉर का रिस्क और बढ़ जाएगा। वो इस डर से इसको एक टाइटल देते हैं, अगस्टस, जिसका मतलब है द रिवेयर्ड वन, और साथ ही साथ उसको सुप्रीम मिलिट्री पावर्स, कंट्रोल ऑफ प्रोविंसेस, लाइफ लॉन्ग अथॉरिटी, प्रिंसेप्स, जो फर्स्ट सिटीजन था, वो टाइटल वो भी इसको दे देते हैं। ये था पहला रोमन एम्परर। लेकिन अगस्टस बहुत चालाक था। उसने कभी अपने आप को किंग नहीं कहा। वो हमेशा कहता था कि मैं सिर्फ रिपब्लिक का खादिम हूँ। मगर सच ये था दोस्तों कि वो इस रिपब्लिक को आहिस्ता आहिस्ता एम्पायर में बदल रहा था और बदल चुका था। चैप्टर 6 अगस्टस का नया रोम। इस वक्त तक अगस्टस के पास एब्सोल्यूट पावर थी। उसने रोम को अंदर से दोबारा से रीबिल्ड किया। वो सिर्फ कॉन्करर नहीं था, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर भी था। उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, जिसमें टैक्स सिस्टम को मॉडर्न उसने किया, सेंसस को इंट्रोड्यूस किया, परमानेंट और प्रोफेशनल आर्मी बनाई, रोड नेटवर्क्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को और मजबूत किया और नए सिस्टम्स बनाए, सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्म्स किए और फैमिली वैल्यूज़ को प्रमोट किया। इसने बहुत सारे टेम्पल्स भी बनवाए और टेम्पल्स रीबिल्ड किए। रोमन रिलीजन को दोबारा से इसने रिवाइव किया। एंटरटेनमेंट, गेम्स, इन सब को और फैलाया। इसने बड़े फेमसली कहा, आई फाउंड रोम अ सिटी ऑफ ब्रिक्स, आई लेफ्ट इट अ सिटी ऑफ मार्बल। अगस्टस दोस्तों कोई एग्रेसिव कॉन्करर नहीं था। वो
स्टेबिलिटी चाहता था, एट द एंड ऑफ द डे उसने पार्थियंस जो थे इनसे निगोशिएट की, इसने उनसे जंगें नहीं की। जो इसका नॉर्दर्न बॉर्डर था रोम का, इसको इसने सिक्योर किया। इजिप्ट को रोमन एम्पायर का क्राउन जूल बनाया। मेडिटेरेनियन जो था वहाँ सेफ ट्रेड जोन्स बनाए। ये सब करने के नतीजे में पैक्स रोमाना में 2 साल तक अमन रहा, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा। चैप्टर 7, अगस्तस, इंसान के पीछे लेजेंड। दोस्तों, अगस्तस जो था वो एक स्ट्रैटेजिस्ट था, कोल्ड, कैलकुलेटेड मगर विजनरी। वो दुश्मनों को माफ़ करता था जब फ़ायदा होता था, दोस्ती करता था जब ज़रूरत होती थी, और कभी भी अपने जो इमोशंस हैं उसको पॉलिटिक्स पर हावी नहीं होने देता था। और वो कभी ओपनली अपने आप को डिक्टेटर नहीं कहता था, बल्कि रोमन एम्पायर का खादिम, रिपब्लिक का खादिम। उसने पावर्स को इतनी खामोशी से पकड़ा कि लोगों ने उसे लीडर नहीं, प्रोटेक्टर समझा। इस सब के बावजूद अगस्तस का जो असली दर्द था, उसको पता था कि अब मेरे बाद रोम को कौन लीड करेगा। उसने कई पोटेंशियल एयर्स जो थे, अपने बाद जो वारिस थे, उनको खो दिया, बहुत सारों को। मार्सेलस, गायस, लूसियस, ये सब यंग एज में ही मारे गए। आखिरकार उसने अपने स्टेप सन तिबेरियस को सेलेक्ट किया। 31 BC से 14 CE तक अगस्तस ने रोम को इतना स्टेबल, इतना प्रॉस्परस, इतना इन्फ्लुएंशियल बना दिया था कि उसकी मौत के बाद भी एम्पायर 1500 साल तक ख़त्म नहीं हुई। दोस्तों, इसका कंक्लूजन क्या? अगस्तस ने रिपब्लिक को तबाह नहीं किया, उसने रिपब्लिक को स्टेज बनाकर एम्पायर खड़ी की। उसकी जो लेगेसी है वो बड़ी सिंपल है। रोम जो सिविल वॉर्स में घिरा हुआ था, उसने वो सारी वॉर्स ख़त्म की और इस एम्पायर, इस रिपब्लिक को एम्पायर बना दिया। ऐसा एम्पायर जो आर्किटेक्चर, पॉलिटिक्स, लॉ, लैंग्वेज, लिटरेचर और मिलिट्री स्ट्रैटेजी के लिए एक दुनिया के लिए एक मॉडल बन गया। बेसिकली अगस्तस ने रोम को एक सुपर पावर बनाया, और इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो नेक्स्ट चैप्टर था वो था पैक्स रोमाना, जिसको रोमन एम्पायर का गोल्डन एज समझा जाता है। अमीर, पावरफुल, आर्टिस्टिक, पीसफुल। दोस्तों, यही टॉपिक होगा हमारी नेक्स्ट एपिसोड का। हमें इस एपिसोड में ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। हमारा ये चैनल, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें कमेंट में बताएं व्हाट कैन बी इम्प्रूव, व्हाट आर यू लैकिंग सो फार। अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड, थैंक यू।